इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर with dielectric slab between the gap। भी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी कैपेसिटी आएगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर एन एयर कोर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, एयर कोर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C नोट सपोज कर लेते हैं एयर कोर कैपेसिटर की, एंड C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A डिवाइड बाई D। देखो एप्सिलॉन नोट हमने परमिटिविटी यूज किया फ्री स्पेस के लिए, A जो है एरिया ऑफ ईच प्लेट हो गया और D दो प्लेट्स के बीच का गैप हो गया। हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे ही राइट करेंगे, लेट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस कंसीडर करके चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं जिसकी थिकनेस हम लेते हैं यहाँ पे T, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द गैप। गैप में हमने जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस जो है T और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। अब देखो जब भी हमने बिहेवियर पढ़ा है, जब हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ पे प्लेस करते हैं, गैप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। एक तरह से हमने जब कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, एक प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इक्वल नेगेटिव चार्ज है। मान लो यहाँ पे प्लस Q चार्ज है तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप हमने लिया हुआ ये हमारे पास D है, और जबकि इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो कितनी है, T थिकनेस है। अब देखो यहाँ पे जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है तो इसके इधर वाले एंड पे जो है इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ज ज़्यादा दिखा देता हूँ, और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीनिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हो गया जिसको हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था, EP से लिखा था, और गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है E नोट। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे E नोट जो है दिस इज़ ग्रेटर देन EP, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए E नोट क्या है वो EP से ज़्यादा है, हम कर चुके हैं इसको पहले भी। तो अगर हम यहाँ पे हमें इसकी कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि पोटेंशियल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ गया। भी जब हमने इसको पोटेंशियल का डिफरेंस, अगर मान लो एयर कोर कैपेसिटर जब था, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V वोल्ट का था। अगर हमने इसको चार्जअप किया, चार्जअप करने का मीनिंग क्या, हमने कहीं ना कहीं इसके क्रॉस कोई ना कोई सोर्स लगाया होगा, और मान लो एक बैटरी लगाई थी हमने, और ये बैटरी जो है ये V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी। तो जब कंडक्टिंग स्लैब बीच में नहीं थी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो था दोनों प्लेट्स के बीच का वो कितना था, V था। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कि मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास रहेगा, कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q डिवाइड बाई V होता है। Q चार्ज हमने इसको दिया है और डिवाइड बाई क्या होता है, V। तो मीनिंग क्या, हमें ये V की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Q डिवाइड बाई V हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये V फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो गैप है, इस गैप के अंदर एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर। तो
तो एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है। और अब ये गैप रह कितना गया है, डी थिकनेस टोटल थी इसकी, मीनिंग डी जो है टोटल गैप था, और टी थिकनेस का यहाँ पे क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया। तो वो पहले वो थिकनेस निकाल लेंगे हम जिसके अंदर एयर फील्ड है। तो एयर कितने के अंदर फील्ड है, डी माइनस टी थिकनेस के अंदर फील्ड है। तो जो अब दो तरह का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, एक तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एयर के बीच में, और दूसरा पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। तो मान लो मैं V1 सपोज करता हूँ, पोटेंशियल का ड्रॉप जो हो गया वो किसके अंदर हो गया, एयर के अंदर, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स को भी हमें क्या करना है, एक तरह से पोलराइज करना होता है यहाँ पे। तो ये V1 जो आएगा, V1 मैंने किसके लिए राइट किया है, एयर के लिए राइट किया, जहाँ जिस गैप के अंदर एयर फिल पे है। तो इसकी V1 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ई नॉट है यहाँ पे, और एयर की थिकनेस जो रह गई है अब वो डी माइनस टी रह गई है। और जबकि जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो मान लो V2 है। V2 ड्रॉप जो है वो वोल्टेज का किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रह गई है वो रिड्यूस्ड वैल्यू ई जो है, दिस इज़ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कल भी फाइंड आउट, लास्ट वीडियो में भी फाइंड आउट किया था इसको। तो इलेक्ट्रिक रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ राइट किया था, ई नॉट डिवाइड बाई के। तो ये रिड्यूस्ड वैल्यू है, जबकि थिकनेस जो है वो टी। तो V2 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई के इंटू में क्या हो जाएगा, टी। V1 और V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले V1 हमने फाइंड आउट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल ड्रॉप इन द एयर ऑफ थिकनेस d माइनस टी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। और V2 हमने फाइंड आउट किया है पोटेंशियल ड्रॉप इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब E इंटू टी। ई जो है रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई का फॉर्मूला पुट कर दिया ई नॉट डिवाइड बाई के। तो ऐसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले। अब हमें डायरेक्ट इसको पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, कैपेसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे हम इसको। तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास है, सी की जो वैल्यू Cm जो हमने फाइंड आउट किया दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, और V की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, और V जो आएगा दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा। V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो Cm की वैल्यू आ जाएगी क्यू। V1 की वैल्यू हमारे पास थी ई नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस V2 की वैल्यू हमारे पास है ई नॉट डिवाइड बाई के इंटू में टी। ये वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से ई नॉट कॉमन आ सकता है, दोनों में से ई नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्यू डिवाइड बाई ई नॉट, यहाँ से बचेगा डी माइनस टी, और प्लस में आएगा टी अपॉन के। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। और ई नॉट को भी अगर चाहे हम ई नॉट को भी पुट कर सकते हैं। ई नॉट यहाँ पे हमारे पास है, ई नॉट की वैल्यू जो है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की वैल्यू क्यू डिवाइड बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी Cm। मीडियम जब इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड में हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल, और नीचे भी हम डी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो Cm जो बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे से डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस में टी अपॉन डी, और प्लस में टी अपॉन डी इंटू के। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बचेगी। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी को हम लिख सकते हैं कैपेसिटी, एयर कोर कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है ये। तो Cm जो आएगा दिस इज इक्वल टू सी नॉट, कैपेसिटी ऑफ एयर कोर कैपेसिटर, डिवाइड बाई 1 माइनस टी अपॉन डी, प्लस में टी अपॉन डी इंटू के।
तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कैपेसिटी निकालने के लिए। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इसी से कुछ स्पेशल केस हम कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से कि अगर हम ये सपोज करें हाफ गैप जो है हमने फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर आधा गैप हमने फिल किया है तो एक तरह से टी की जो वैल्यू आएगी डी डिवाइड बाई क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे। हाफ के लिए हम कर रहे हैं तो नई कैपेसिटी जो आएगी सी एम, दिस इज इक्वल टू सी नॉट 1, टी की जगह हमें पुट करना है डी बाई, सॉरी ये के लिख दिया मैंने यहाँ पे, डी बाई 2 लिखना था यहाँ पे, डी बाई 2, तो ये आ जाएगा डी बाई 2 प्लस टी की जगह आ जाएगा डी बाई 2 और इसके डिवाइड में डी भी था यहाँ पे, डी के। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे हम, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटी जो आएगी सी एम, दिस इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई 1/2, यहाँ से 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस में 1/2 के, यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ सकता है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे हम, 2 को कॉमन एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो सी एम जो आएगा दिस इज इक्वल टू सी नॉट 2 के एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा के प्लस 1, के प्लस 1 आ जाएगा ये, तो सी एम इज इक्वल टू 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, के प्लस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये नई कैपेसिटी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम नेक्स्ट केस ले, कंप्लीट गैप इज फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक यानी कि टी जो आएगा वो डी के इक्वल ले लें, अगर पूरे गैप को फिलअप कर दे तो इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे सी एम की जो वैल्यू आएगी सी नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस डी अपॉन डी प्लस में डी अपॉन डी के, डी से डी कैंसिल 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डी से डी कैंसिल 1 अपॉन के बचेगा, तो सी एम की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू के इंटू एफ सी नॉट आ जाएगी, तो मीनिंग कैपेसिटी जो है वो के टाइम हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है कैपेसिटी निकालनी है कैपेसिटर की, अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं गैप में कंडक्टिंग स्लैब, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं गैप में, सेम आर्टिकल लेके चलते हैं, सिर्फ ये जो स्लैब है हमारे पास ये कैसी हो जाएगी, कंडक्टिंग स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दी, जिसकी थिकनेस जो है वो टी और गैप जो था टोटल वो डी था, क्यू चार्ज हमने दिया इसको, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर वाली साइड, और हमें पता है जो कंडक्टिंग स्लैब है इसके भी इधर वाली साइड नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, बट नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडक्टिंग स्लैब में आती है वो 0 आती है, और यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट है। तो ओरिजिनल कैपेसिटी हमें पता ही है, एयर कोर कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी फार्मूला यूज करते हैं, और जबकि अगर यहाँ पे अब पोटेंशियल चेक करें हम, टोटल पोटेंशियल चेक करें, वी की जो वैल्यू आएगी, देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, और इस वी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। अब जो वी की वैल्यू आएगी, देखो ये अभी हम वैसे राइट करेंगे V1 प्लस V2, V1 जो है वो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ड्रॉप आ गया, और V2 जो है वो ड्रॉप किसके अंदर, V1 हम सपोज कर लेते हैं एयर के अंदर, और V2 हम सपोज कर लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब के अंदर। तो V1 की जो वैल्यू आएगी, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है, और एयर की थिकनेस जो रह गई है वो डी माइनस टी, और जबकि V2 जो है वो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी है टी, ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज़ करके फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी V2 की,
ई की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे, तो ये V2 कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि ड्रॉप सिर्फ कहाँ पे होगा, एयर के अंदर होगा। तो नई कैपेसिटी जो आएगी QM दिस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V1, V आ जाएगी, V की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, V1 की इक्वल है, तो Q डिवाइड बाई ये वैल्यू हमारे पास जो है पुट कर देंगे E0 D माइनस टी। तो CM E0 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, Q एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A और ये D माइनस टी। ये वैल्यू हमने किसकी पुट की है यहाँ पे, E0 की वैल्यू पुट की है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो CM जो आएगा, CM देखो Q और ये सिग्मा अपॉन हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा की वैल्यू Q डिवाइड बाई A आ जाएगी। तो मीनिंग ये टोटल वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी हमारे पास। तो CM जो आएगा, जैसे Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A चला जाएगा, ऊपर A चला जाएगा D माइनस टी डिवाइड में, यहाँ से नीचे से D कॉमन ले सकते हैं हम, तो एप्सिलॉन नॉट A D कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस टी अपॉन D। तो मीनिंग जो नई कैपेसिटी जो आएगी कंडक्टिंग स्लैब के साथ, ये कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A को, इसको हम लिख सकते हैं C0, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D को डिवाइड में बचे 1 माइनस टी अपॉन D। तो मीनिंग क्या है, अगर हम दोनों फार्मूलों को कंपेयर करें, एक तो फार्मूला था हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ और दूसरा फार्मूला हमारा है कंडक्टिंग स्लैब के साथ। हमें पता है कंडक्टिंग स्लैब के लिए जो K की वैल्यू जो होती है कंडक्टिंग स्लैब के लिए वो इन्फिनाइट होती है। अगर मैं यहाँ पे K की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो ये वाला जो फैक्टर है ये जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, C0 डिवाइड बाई 1 माइनस टी अपॉन D। मीनिंग पूरा आर्टिकल बिल्कुल सेम एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पे हमें K को कितना पुट करना है, इन्फिनाइट। अगर इसमें K को इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हमारी जो केस बन जाएगा वो किसके लिए बन जाएगा, कंडक्टिंग स्लैब की कैपेसिटी के लिए बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, एक ही फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत है। अगर आपको कैपेसिटी का फार्मूला पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, तो कंडक्टिंग स्लैब के साथ फार्मूला हम वहीं से ड्राइव कर सकते हैं। K की वैल्यू सिर्फ कितनी पुट करनी है, हमें यहाँ पे K को इनफाइनाइट पुट करना है, तो हमारे पास ये फार्मूला बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कंप्लीट गैप अगर आप फिल कर दें, अगर हम ये सपोज करें D जो है वो किसके इक्वल है, D के, मीनिंग पूरा का पूरा गैप हमने कंडक्टिंग स्लैब से फिल कर दिया है। तो हमारे पास जो नई कैपेसिटी आएगी CM दिस इज इक्वल टू C0 1 माइनस डी अपॉन D। D से D कैंसिल 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल 0 आ जाएगा, तो CM की जो वैल्यू बचेगी एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 0, और ये वैल्यू होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट। मीनिंग कंडक्टिंग स्लैब जो पूरे गैप में फिलअप हो जाएगी तो जो कैपेसिटी आएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि कितना मर्जी चार्ज दे लो कैपेसिटर क्या करता रहेगा, उसको स्टोर करता रहेगा। तो और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ हमारी ये कैपेसिटी कितनी आई है, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये कैपेसिटी की वैल्यू हमारी K इंटू C0 आई थी। तो दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कब आएगा जब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। दोनों ही आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक छोटा सा पॉइंट और हमारे पास कैपेसिटर से रिलेटेड रह गया है, कैपेसिटी ऑफ सीरीज कम्बिनेशन हमने फाइंड आउट किया था। अब एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी कितनी आएगी भाई, अगर हम ये कंसीडर करें हमारे पास 3 कैपेसिटर है अलग अलग कैपेसिटी के तीनों, C1 कैपेसिटी, C2 एंड C3, और इनको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें एनर्जी निकालने में टोटल कम्बिनेशन की एनर्जी कितनी आएगी। अब मान लो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है U1, यहाँ पे स्टोर होती है U2, यहाँ पे स्टोर होती है U3, और जबकि एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 Q² डिवाइड बाई C यूज होता है यहाँ पे। अगर ये हमारी एनर्जी किसकी है, सीरीज कम्बिनेशन की एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CS आ जाएगा सीरीज कम्बिनेशन के लिए। और सीरीज कम्बिनेशन में हमने कैपेसिटी फाइंड आउट की थी 1/C1 प्लस
1/C2 प्लस 1/C3। मीनिंग यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है सीरीज कम्बिनेशन के लिए, CS की वैल्यू 1/C1, 1/C2 और 1/C3। तो इसको अलग अलग कर देंगे हम। एनर्जी जो आएगी 1/2 Q² डिवाइड बाई C1, 1/2 Q² डिवाइड बाई C2, अलग अलग कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 Q² डिवाइड बाई C3। तो इनको हम अलग अलग एनर्जी राइट करेंगे। ये U1 हो जाएगी एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर की, ये सेकंड की और ये थर्ड की। तो यानी कि टोटल एनर्जी जो है तीनों की क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड हो जाएगी। तो एनर्जी जो है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तीनों के पास स्टोर हो जाएगी। ऐसे अगर पैरेलल कम्बिनेशन करते हम, एनर्जी इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हम वही कंसीडर करते हैं, सेम 3 कैपेसिटर लेते हैं यहाँ पे। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, और तीनों को हमने किस में कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी लगा सकते हैं हम इसके क्रॉस, एक 20 वोल्ट की बैटरी। C1, C2, C3 तीनों की कैपेसिटी है। अब देखो चार्ज जो है वो अनइक्वल अमाउंट में आएगा, बट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना बैटरी का पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल पैरेलल में तीनों कैपेसिटर के क्रॉस इक्वल ही रहेगा। तो मीनिंग हम पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल के लिए हमारे पास जो वोल्टेज सेम है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा CV², क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम है। तो सीरीज़ में चार्ज सेम था, तो सीरीज़ के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था 1/2 Q² डिवाइड बाई CS, तो पैरेलल के लिए ये हो जाएगा। तो CP की जो वैल्यू है हमें पता है C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो एनर्जी आएगी 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V², और अलग अलग कर देंगे 1/2 C1 V², 1/2 C2 V², 1/2 C3 V²। तो यहाँ से जो है एनर्जी आ जाएगी हमारी, ये जो एनर्जी है फर्स्ट कैपेसिटर की, ये सेकंड कैपेसिटर के लिए और ये थर्ड के लिए। तो मीनिंग अब भी एनर्जी का जो टोटल एनर्जी आएगी इनके सम के इक्वल आएगी, यानी कि कैपेसिटर को चाहे हम सीरीज में लगाएं या हम पैरेलल में लगाएं, टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। जैसे हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक कैपेसिटर की, हर एक कैपेसिटर की एनर्जी से हम उसकी कम्बिनेशन की एनर्जी निकाल सकते हैं। एक ये छोटा सा टॉपिक और हमारे पास है, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, अगर मान लो सपोज करो हमारे पास 2 कैपेसिटर गिवन है, C1 कैपेसिटी का, हमने इसको चार्ज किया है किसी पोटेंशियल के साथ, बैटरी के साथ या सेल के साथ चार्ज किया है, जिसका पोटेंशियल कितना था V1। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 है, और इसको हमने अनदर सेल के साथ चार्ज किया है जिसका पोटेंशियल मान लो कितना है V2 पोटेंशियल है। बैटरी के साथ लगा लो, इसको हमने चार्ज किया, V2 पोटेंशियल है। मीनिंग हमने दोनों ही को डिफरेंट पोटेंशियल के साथ चार्जअप किया है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें फर्स्ट कैपेसिटर के केस में, तो चार्ज मान लो यहाँ पे Q1 अमाउंट आता है, यहाँ पे Q2 अमाउंट आता है। तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, अब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा अगर हम इन दोनों को चार्ज करने के बाद आपस में कनेक्ट कर देते हैं। मीनिंग C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, इनको हमने चार्जअप किया हुआ है, यहाँ पे इसके पास चार्ज आया हुआ है कुछ Q चार्ज, और जो कि दूसरा कैपेसिटर है इसको भी हमने चार्जअप किया हुआ है अलग पोटेंशियल पे। अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, अलग अलग अमाउंट में चार्ज स्टोर किया है, तो एक जो हाई पोटेंशियल पे था, मीनिंग जिसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हाई था या जिसको हमने ज़्यादा चार्ज दिया हुआ था, उससे चार्ज जो है दूसरे कैपेसिटर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। मान लो मैं इसके ऊपर 6 यूनिट चार्ज ले लेता हूँ,
और यहाँ पे मैंने 4 यूनिट चार्ज लिया, तो मीनिंग C1 पे चार्ज ज़्यादा है, C2 पर चार्ज कम है, तो चार्ज यहाँ से इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों ही प्लेट्स के ऊपर इक्वल चार्ज नहीं है, मीनिंग दोनों ही के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, यानी कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाता। तो जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल सेटअप हो जाएगा, एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो उस पोटेंशियल को बोलेंगे अब हम क्या बोलेंगे उसको, कॉमन पोटेंशियल। मीनिंग जब दो कैपेसिटर्स को हमने आपस में कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस जब कितना हो गया, दोनों के बीच का जीरो हो गया, मीनिंग देयर इज़ नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज, उस टाइम जो पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी, तो वो हम चार्ज से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सपोज करें Q1 जो हमारा चार्ज था, Q1 को हम लिखते हैं C1 इंटू V1, और Q2 को सेकंड कैपेसिटर के लिखते हैं हम इसको C2 इंटू V2। ये हमने इसको ऐसे राइट कर लिया है। जब दोनों ही कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो टोटल जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। इतना चार्ज आएगा टोटल Q1 प्लस Q2, या इसको हम राइट कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। इतना जो है चार्ज बिल्डअप हो जाएगा टोटल। अब हम ये कंसीडर करें भी कॉमन पोटेंशियल जो है V है, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है। और टोटल कैपेसिटी जो आएगी, टोटल कैपेसिटी को हम इस तरह से राइट करें, टोटल कैपेसिटी हमारी आ जाएगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इंटू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं हम। टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल कैपेसिटी इनटू में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये होगी, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है। तो C1 प्लस C2 इंटू V जो आएगा दिस इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, या V जो आएगा दिस इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आएगी किसकी, कॉमन पोटेंशियल की। दिस इज कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। जब हमने एक को V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया कैपेसिटर को, दूसरे को V2 पे चार्ज किया और आपस में कनेक्ट कर दिया दोनों को, तो जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा। जब दोनों ही के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या हम ये कह सकते हैं दोनों को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो इक्वल सेटअप हो जाएगा, तो फर्दर कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल आएगा कैपेसिटर की प्लेट्स में, उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। ओके, साथ में हम एनर्जी का लॉस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो कैपेसिटर को डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज करने के बाद जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा, और वो लॉस कितना आएगा वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले प्रूव करेंगे कि लॉस होगा एनर्जी का। अगर हम ये सपोज करें फर्स्ट कैपेसिटर को जब हमने V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है U1, दिस इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 आएगी, और सेकंड के अंदर जो स्टोर हुई है Q2, दिस इज इक्वल टू U2, दिस इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई C2 आएगा। या हम इसको पोटेंशियल की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, U1 इज इक्वल टू 1/2 C1/2 C1 V1 स्क्वायर एंड U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करते हैं बिफोर शेयरिंग, भी जब तक हमने कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट नहीं किया है, तो टोटल एनर्जी हमें पता फॉर्मूला U1 प्लस U2 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। अब अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करें, जब हम इनको चार्ज कर देते हैं और चार्ज करने के बाद आपस में कनेक्ट करते हैं आफ्टर कनेक्टिंग या आफ्टर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तब हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी, U डैश से लिख देते हैं उसको, नई एनर्जी जो आई है U डैश, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास U डैश, दिस इज इक्वल टू, अब देखो कैपेसिटी जो है हमने लिखा हुआ है C1 प्लस C2, ये लिखा है कैपेसिटी को, और पोटेंशियल जो अब कॉमन पोटेंशियल है V, और V का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 1/2। सिंपल अगर फॉर्मूला हम यूज़ करें, कॉमन पोटेंशियल V होगी है, टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 होगी है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। V की वैल्यू पुट करनी है हमें बस, तो U डैश जो आएगा 1/2 C1 प्लस C2, V की वैल्यू यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर स्क्वायर करें नीचे से ये टर्म कैंसिल हो सकती है हमारी, तो U डैश जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर, स्क्वायर खोल देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, और डिवाइड में एक ही टर्म बचेगी सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर इसका आएगा तो एक टर्म ऊपर कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 1/C1 प्लस C2। अब देखो हमें लॉस निकालना है एनर्जी का, ये शो करना है कि लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे माइनस करके दिखाएंगे, या रेशियो निकाल सकते हो आप, यहाँ पे रेशियो से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉस अगर हमें दिखाना है तो ये जो टर्म आएगी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग। तो ये इनिशियल एनर्जी थी हमारी U में से U डैश को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/2 तो है ही है यहाँ पे, और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये टर्म हमारे पास है। इसको सोल्व करना है हमें, तो ये जो वैल्यू आएगी U माइनस U डैश दिस इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ से LCM जो आएगा पूरी टर्म का दिस इज C1 प्लस C2, तो ये जो टर्म है इसके डिवाइड में 1 है, 1/2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे C2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक तरह से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा जब C2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा C1 C2 V1 स्क्वायर, और इसके साथ जब हम करेंगे यहाँ से बचेगा C1 ये था हमारे पास V2 C1 C2 V2 स्क्वायर, और साथ में यहाँ से हमारे पास बचेगा, माइनस करेंगे हम इसको, ये माइनस में हो जाएगा 2 C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। C1 C2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ से हम जो है एनर्जी डिफरेंस जब निकालेंगे U माइनस U डैश दिस इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में C1 प्लस C2 है, और यहाँ से बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस में बचेगा 2 V1 V2, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो U माइनस U डैश की जो वैल्यू आएगी 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू में ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ देखो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है और स्केयर भी पॉजिटिव होता है हमेशा चाहे पोटेंशियल किसी का भी ज़्यादा हो, बट स्केयर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी, दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है, यू इज़ ग्रेटर देन यू डैश, या उल्टा अगर लिखे यू डैश इज़ लेस देन यू, मीनिंग यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी आई है शेयरिंग के बाद वो इनिशियल एनर्जी से कम आई है। जब इनिशियल एनर्जी से ये कम आई है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, हैंस लॉस ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी का लॉस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना लॉस होगा एनर्जी का, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा आर्टिकल एनर्जी लॉस। तो इसके क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।